नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल की वीडियो में हमने एचटेट 2025 की स्ट्रेटेजी को लेकर के बात की थी और ये समझा था कि कैसे एक अच्छी रणनीति से बेहतर परीक्षा दी जा सकती है, परीक्षा की तैयारी को बेहतर किया जा सकता है और अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ कल की वीडियो में हमने पीजीटी पाठ्यक्रम पर विशेष चर्चा की थी और उसके प्रारूप को समझा था। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं और उसके प्रारूप को समझने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टीजीटी और पीजीटी का लगभग 50% भाग एक जैसा है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे दोनों का ही प्रथम भाग एक जैसा है, द्वितीय और तृतीय भाग में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आइए समझते हैं। प्रथम भाग में एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान् पाठ्यबिन्दून् आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांशाधारिताः बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। तो ये दो पुस्तकें आपको रुचिरा और शेमुशी। रुचिरा के 3 भाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय और शेमुशी के 2 भाग प्रथम और द्वितीय आपको पढ़ने हैं और इन पुस्तकों से जो भी गद्यांश आप पढ़ेंगे उन गद्यांशों से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण आपको है, जिसमें कुछ संज्ञा के सूत्र लगे हुए हैं। इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त अनुदात्त स्वरित, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थानानि, पद संज्ञा, प्रयत्नानि, अर्थात लगभग 30-35 सूत्र आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं संज्ञा प्रकरण को अच्छे से क्लियर करने के लिए। और इससे भी प्रश्न संज्ञा प्रकरण से लगभग सामान्य प्रश्न ही रहते हैं, लेकिन सूत्रों को समझना एक बार जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छे से अगर सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो संज्ञा प्रकरण वाले प्रश्न कभी गलत परीक्षा में नहीं होते। इसके बाद कुछ संधि के सूत्र हैं। तीनों ही संधि हैं इसमें, अच, हल और विसर्ग संधि। तीनों संधियों के मिश्रित सूत्र यहां पर पाठ्यक्रम में लगाए हैं। तो इकोयणचि, अकः सवर्णे दीर्घः, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, लोपः साकल्यस्य, ये सब हो गए अच संधि से। इसके बाद स्तोष्टुनाष्टुष्टुनाष्टु, जलाम जशोन्ते, यरोनुनासिके नासिको वा तोड्ली झयोऽन्यतरस्याम्, उदः स्तंभो पूर्वस्य, झरो झरि सवर्णे छे च षष्ठोटी मोनुस्वारः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम्, एचो यवायावः, वान्तो इ प्रत्यये अचोन्त्यादिति, एत्येतत्यूत्सु उपसर्गादृति धातौ, एङ्गी पररूपम्, ओमाङ्गोश्च इङ्गः पदान्तादति, ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, विसर्जनीयस्य सः ससजशोरुः, अतोरोरप्लुतातप्लुते, हसि च, घो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, रो सुपि रोरि, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। अर्थात तीनों ही संधियों के सारे सूत्र मिश्रित करके यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है। इनके सभी उदाहरणों को देखना है, तभी हमारी एक अच्छी मजबूत तैयारी हो जाएगी। इसके बाद समास वाला पाठ्यक्रम है, जिसमें सभी समास हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं और सूत्र सहित पढ़ने हैं। और समासों का अध्ययन हमें 3 लेवल्स पर करना है। इसमें 3 जो स्तर हैं, कैसे हैं? जैसे सबसे पहले हमें केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इनके सामान्य परिचय से परिचित होना है। इनके सामान्य परिचय को जानना है कि केवल समास का लक्षण क्या है, कब होता है, किन पदों में होता है, क्या क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें। ऐसे ही अव्ययभाव समास का क्या लक्षण है, तत्पुरुष का क्या लक्षण है, कर्मधारय का क्या लक्षण है, ये कब होता है, किन शब्दों में होता है, क्या क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें जानने के बाद हमें फिर पदों में समास करना सीखना है। पदों में समास किस सूत्र से हुआ है, किन किन पदों में समास हो सकता है, किन किन में नहीं हो सकता है, उत्सर्ग क्या है, अपवाद क्या है। इस तरह की सारी चीजों को डीपली, बहुत विस्तार से अध्ययन करने के बाद हम समास को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और सिर्फ समास करना ही पर्याप्त नहीं है, समास के विग्रह को भी समझना जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम में पदों का समास और समास का विग्रह दोनों ही है। समास 2 शब्दों में कैसे किया जाए वो भी समझना है, और 2 पदों में समास हो चुका है ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में दे दिया है तो उसका विग्रह कैसे होगा ये भी समझना है। इसके बाद प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान है, जिसमें पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय लगे हुए हैं। ये सभी प्रत्यय हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं, सूत्र सहित पढ़ने हैं। इनसे जो प्रश्न आएंगे वो प्रकृति प्रत्यय पर आधारित होंगे। जैसे कि प्रश्न हुआ कि इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, या इस शब्द में कौन सा धातु और कौन सी प्रत्यय है, इत्यादि। इस तरह के जो प्रश्न हैं
वो प्रश्न इन प्रत्ययों पर आधारित होंगे। इनके लिए इन सारे प्रश्नों को इन सारे प्रत्ययों को बहुत विस्तार से जानना होगा, सूत्रों के अनुसार समझना होगा। तो इनमें है त कतवतु क्षत्रि शानच ओ यत तव्यत तव्य अनियर केलिमर क्यप ण्यत नूल त्रिच ल्यू निणी क शुन वुन अन टक ट खश खच ड त्वा ल्यप पिप तुमुन घय तीन क्वसु शाकन गश्रु क्नु इत्र श्चन नंग नन अच अप की अंग युच नमुल मतुप तरप तमप इष्ठन न्य ठक ठन ठय त्यन तल य ड्वलच वलच हु त्यप म एन्य मयट श्लय डट तीय उड़च र मिनी तिकन च्वी दाच साती विनी ताप चाप गीत गीस गीन ऊंगती सभी प्रत्ययों को मिश्रित रूप से यहाँ पर समाहित कर दिया है। और इसमें इतने सारे प्रत्ययों को देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखने में जितने ज्यादा लग रहे हैं, जब हम इनके बेसिक नियम समझ जाते हैं, बेसिक रूल समझ जाते हैं कि प्रत्ययों को प्रकृति से अर्थात धातु या शब्द से कैसे जोड़ा जाता है और किस किस प्रत्यय को जोड़ने पर किस किस तरह की चेंजिंग स्वरों में होती है, प्रकृति के स्वरों में, धातु के स्वरों में, जब हम उस बेसिक चीज को जान जाते हैं, तब प्रत्ययों की संख्या चाहे कितनी भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सारे प्रकृति प्रत्ययों को जोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए बेसिक चीजों को समझते हुए, जानते हुए, प्रकृति प्रत्यय के मूल नियमों को जानते हुए जब हम इन सभी प्रत्ययों को पढ़ेंगे तो ये प्रत्यय बहुत आसान लगेंगे और हम इनको आसानी से समझ जाएंगे। तो आवश्यकता है सिर्फ ध्यान से पढ़ने की। तो ये सभी प्रत्यय हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ने हैं और सूत्र सहित पढ़ने हैं। इसके आगे द्वितीय भाग आरंभ होता है। द्वितीय भाग में निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न जो कि सूत्र सहित हैं। इसमें कुछ अव्यय हैं, अत्र, अधः, इतः, इत्थम, इदानीं, शनैः, उच्चैः, नीचैः, नमः, कथम, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, किम, किमर्थम, यतः, कुतः, ये सभी अव्यय पद हैं। अब अव्यय पद किसे कहते हैं? जिनके रूप नहीं चलते। तो आपने देखा होगा अत्र शब्द जो है, अत्र जो अव्यय है उसके कभी रूप नहीं चलते। इनमें जितने भी ये शब्द दिए हैं अव्यय पद, किसी के भी रूप नहीं चलते हैं और इनका वाक्यों में अलग अलग प्रयोग होता है। कई बार एक ही अव्यय का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हमें मिलता है। तो इन सभी अव्ययों के अलग अलग अर्थों को भी जानना है, वाक्य में इनका प्रयोग कैसे होता है उसको भी समझना है। उसको समझने से हम इन प्रश्नों को, इनसे आए हुए प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये भी सूत्र सहित हमें पढ़ने हैं, इनकी सिद्धि भी करनी है और सूत्रों के साथ इनके अर्थों को समझ करके वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद कुछ सामान्य प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें प्रादयोपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न है। प्रादयोपसर्ग इत्युक्ते प्रादि जो उपसर्ग होते हैं, यानी प्र, परा, अपसम इत्यादि 22 जो हमारे उपसर्ग हैं, उनसे संबंधित सामान्य प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न कैसे हो सकते हैं कि किस उपसर्ग के लगने से धातु में क्या परिवर्तन होता है, धातु के अर्थ में क्या परिवर्तन होता है, क्रियापद में क्या परिवर्तन होता है, उन सब चीजों को समझना है। ऐसे ही इसके लिए एक विशेष सूत्र दिया है जो कि पाणिनीय व्याकरण का है, उपसर्गाः क्रियायोगी। कहने के लिए तो एक सूत्र है, लेकिन ये सूत्र इसके अलावा और 10-15 सूत्र समझने के बाद क्लियर होता है। यानी ये सूत्र एक सूत्र नहीं बल्कि इसको 10-15 सूत्रों का समाहार मानना चाहिए। तो उपसर्गाः क्रियायोगी, कैसे क्रिया के योग में प्रादि ये उपसर्ग हो जाते हैं और उपसर्गों के लिए क्या क्या नियम है, किस प्रकार से क्रियापदों में उपसर्ग लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंतर्गत समझनी होगी। इसके बाद विशेष्य और विशेषण को समझना है कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है, इससे भी सामान्य प्रश्न हमें आएंगे। इसके बाद विलोम पद और पर्याय पद जो आप जानते ही हैं। विलोम पद इत्युक्ते जो विपरीत अर्थ को देने वाले होते हैं, जैसे लाभ, हानि, दिन, रात्रि इत्यादि। और पर्याय पद जो कि उसके जैसे अर्थ देते हैं, जैसे सूर्य के लिए दिवाकर, भानु इत्यादि शब्द। आगे कारक प्रकरण हमारे पाठ्यक्रम में है। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही है, समान है, एक जैसा है। तो कारक प्रकरण हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है, सूत्र सहित पढ़ना है। इससे जो प्रश्न आएंगे टीजीटी में वो सामान्य परिचयात्मक आएंगे। तो ये तो है कि टीजीटी का पाठ्यक्रम थोड़ा सरल होता है पीजीटी की अपेक्षाकृत। कारक प्रकरण दोनों में ही है, लेकिन कारक प्रकरण से पूछे गए प्रश्नों का स्तर दोनों में भिन्न होगा। अर्थात टीजीटी की जब परीक्षा हम दे रहे होंगे तो वहां कारक प्रकरण से सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और कारक प्रकरण से ही जब हम प्रश्न पीजीटी में हल कर रहे होंगे वहां पर थोड़ा सा उनका उच्च स्तर रहेगा। तथापि
हमें बहुत मजबूती से ही पढ़ना है, बहुत गहनता से ही इनका अध्ययन करना है, ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो कारक प्रकरण को भी हम सूत्रों के अनुसार विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें सामान्य परिचयात्मक प्रश्न और वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, कब कौन सी विभक्ति कहाँ लगती है, किस अर्थ में लगती है, ये सारी चीजें हम कारक प्रकरण के अंतर्गत समझेंगे। आगे तृतीय भाग का आरंभ होता है। तृतीय भाग में निम्नलिखितानां छंदसाम अलंकाराणां च सामान्य परिचय। तो छंदों और अलंकारों का अध्ययन करना है। छंदों में अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबितम, वसंत तिलका, मालिनी, शार्दूल विक्रीडितम, शिखरिणी और मंदाक्रांता, इनके लक्षण को, इनके उदाहरण को और इनकी परिभाषा को समझते हुए, और कैसे ये बनाए जाते हैं, कैसे निर्मित होते हैं, कैसे इनमें लक्षण घटित करना है, ये सारी चीजें सीखते हुए हम इन छंदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो अलंकार हैं, अनुप्रासः, यमकम, श्लेषः, उपमा, अर्थांतरन्यासः, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ही, निदर्शना, इन अलंकारों को भी लक्षण उदाहरण सहित पूरा समझेंगे अच्छे तरह से। इसके बाद आपका साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो आरंभ हो जाता है। साहित्य में जो आपको प्रश्न है ये महाकवियों से संबंधित है। तो निम्नलिखितानां महाकवीनाम एव व्यक्तित्वस्य कृतित्वस्य च संबंधी सामान्य प्रश्नाः। तो सबसे पहले तो इन सभी महाकवियों के जिनके नाम दिए हैं इनके विषय में जानना है, इनके व्यक्तिगत विषय यानी कब ये हुए, इन्होंने क्या क्या लिखा, इनका सामाजिक कार्य क्या रहा, इनका राष्ट्र में योगदान क्या रहा, वो सारी चीजें समझते हुए इनकी जो जो कृतियां हैं उन कृतियों को भी विस्तार से पढ़ना है। जैसे कि कालिदास के बारे में पूरा परिचय प्राप्त करने के बाद कालिदास ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं, जो जो महाकाव्य या दूसरे अन्य काव्य लिखे हैं या नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि, उनका भी विस्तार से अध्ययन करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कब लिखा, किन किन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और इससे जुड़ी हुई बाकी सारी चीजें। ऐसे ही लगभग ये 15-20 हमें महाकवियों का परिचय और उनकी कृतियों को पढ़ना है। जैसे महाकवियों में है कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, वाल्मीकि और वेदव्यास। गद्य काव्य के कवियों में है दंडी, सुबंधु, बाणभट्टः, अंबिकादत्त व्यासः, शूद्रकः। नीति कवियों में है भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडितः। काव्य शास्त्रकार हैं मम्मट, भामह, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और भरत मुनि। इसी के साथ आधुनिक संस्कृत कवि जो अब हुए हैं उनमें हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पद्म शास्त्री हो गया, पद्म शास्त्री है ये। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इन सभी आधुनिक संस्कृत कवियों के बारे में भी जानना है, और इन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं, जो जो शोध पत्र लिखे हैं, जो जो नाटक लिखे हैं, उन सभी के बारे में भी विस्तृत परिचय प्राप्त करके परीक्षा को हल करना है। इसके आगे षड वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, यानी 6 के 6 वेदांगों का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है। इनके सामान्य परिचय को जानना है। शिक्षा में क्या है, कल्प में क्या क्या है, व्याकरण में क्या है, ज्योतिष और छंद निरुक्त में क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद एक अंतिम जो शीर्षक, अंतिम जो टॉपिक है, उपनिषदाम वेदानाम च सामान्य परिचय। उपनिषदों का और वेदों का सामान्य परिचय हमें प्राप्त करना है। यानी चारों वेदों से संबंधित जो भी परिचय है वो, उनका विभाजन आदि, उनका किस किस भाषा में अनुवाद हुआ और बाकी बेसिक सारी जानकारियां वो, और जो भी हमारे मुख्य रूप से 11 उपनिषद माने जाते हैं उन 11 उपनिषदों का सामान्य परिचय, ये हमें इस टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आज की इस पाठ्यक्रम पर जो चर्चा हुई वो आप समझ पाए होंगे, और इस तरह से आप अध्ययन करना आरंभ करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और मैं ईश्वर से भी यही कामना करता हूं कि आप सभी को सफलता मिले, आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, आरंभ करें, अभी से जुड़ जाएं। ओम धन्यवाद।